Good morning, all of you. Today we are going to start chapter 4 of geography, that is human settlements. So, now, first of all, we will see the introduction part. लाइक आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स हिंदी में से हम कहते हैं मानव बस्ती। तो मानव बस्ती जो है उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट नंबर ऑफ हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड हेयर, नंबर ऑफ हाउसेज जो है यहाँ पे बने हुए हैं। इट इज ए माउंटेनियस एरिया, सो इट इज अ ड्वेलिंग वेयर पीपल लिव, सो इट इज अ ह्यूमन सेटलमेंट। सो बेसिकली मानव सेटलमेंट क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ हियर यू कैन सी in the introductory part, first paragraph, you can see human settlement means cluster of dwellings. So it means human settlement. सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं। सो मानव बस्तियां क्या हो गई, वो जगह जहाँ पे लोग अपना घर बना के रहते हैं। सो बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट हम उस प्लेस को कहेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे घर मिलेंगे। ठीक है। सो इट इज बेसिकली क्लस्टर। व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर मींस ग्रुप. So group of houses, or the, in simple terms, it is group of houses, or in very sophisticated terms you can say that human settlement means cluster of dwellings of any type or size where human beings live. So किसी भी टाइप का हो, चाहे कितने भी साइज का हो, चाहे 2 घर हो चाहे 4 घर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे, मानव बस्ती कहेंगे, क्योंकि वहां पे जो है मानव जो है अपने घर बनाकर रहता है। For this people may erect houses and other structures and command some area or territory as their economic support base. सो बेसिकली सेटलमेंट में लोग क्या करते हैं, अगर आप कहीं का भी देखेंगे तो एक घर होता है, लोग अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद कुछ एरियाज जो होते हैं उनके आसपास होते हैं जहाँ पे वो या तो कृषि कर सकते हैं, या तो कुछ और काम करते हैं, तो अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए। सो बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स ग्रुप ऑफ हाउसेस। लोग अपना, क्योंकि अब आप खुले में तो रहोगे नहीं। आज के टाइम में अगर हम मानव सभ्यता की बात पहले भी करें तो मनुष्य ने जो है अपना सेटलमेंट, एक टेम्परेरी सेटलमेंट स्टार्ट किया था। लाइक आज से कुछ साल पहले तक भी अगर आप हमारे गांव में जाते तो देखते मड हाउसेस थे, एंड द रूफ्स वर मेड अप ऑफ थैच। जो व्हीट होता है या जो चावल के जो स्ट्रॉस बचते हैं उनसे वो जो है रूफ बनाते थे, झोपड़ी बनाया जाता था हमारे गांव में। बट अब सिस्टम चेंज हो गया, नाउ हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक। सो पहले टेम्परेरी सेटलमेंट्स हुआ करते थे, नाउ परमानेंट हाउसेज बनते हैं, एंड ग्रुप ऑफ हाउसेज आर नोन एज ह्यूमन सेटलमेंट। Now, thus the process of settlement inherently involves grouping of people and apportioning of territory as their resource base. So इसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं, लोगों का जो ग्रुप होता है बेसिकली, उसे ही हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो खुले में तो रहेंगे नहीं, सो दे कंस्ट्रक्ट सम काइंड ऑफ सेटलमेंट फॉर देमसेल्फ, लाइक एनी हाउस और समथिंग, एंड उनका कुछ अपनी एक टेरिटरी होती है। जैसे हर फैमिली की टेरिटरी होती है। आप जिस घर में रह रहे हो, आपको पता है कि मेरी 1500 स्क्वायर फीट की जमीन है, या मेरी 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है। या फिर आप गांव के एरिया में चले जाइए तो वहां पे उनका खुद एक घर होगा, और आसपास का कुछ एरिया होगा जिसमें वो खेती करते होंगे। तो दैट इज जो है आपका रिसोर्स बेस है। सो इसे हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। नाउ सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप। दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। सो सेटलमेंट्स आपके डिफरेंट वेज के हो सकते हैं। लाइक ग्रुप ऑफ 4 हाउसेज इज ऑल्सो नोन एज अ सेटलमेंट। Like when you will see, when you will move in the mountainous areas, there you will see that 2 to 3 houses are at a place, and after 2 or 3 kilometers you will find other group of houses. मतलब वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस हाउसेस नहीं मिलेंगे, आपको ग्रुप्स में हाउसेस मिलेंगे, एंड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि 2 घर होते हैं, एक घर होता है, फिर आपको 4 किलोमीटर बाद जाके एक घर मिलेंगे। सो माउंटेनियस एरियाज में जो आपके एक घर या 2 घर को भी हम सेटलमेंट कह सकते हैं। तो सेटलमेंट कैन बी अ वेरी स्मॉल लाइक अ हैमलेट टू अ वेरी लार्ज लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज। सो लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज मुंबई, देन आपका ओसाका, देन शंघाई, न्यूयॉर्क। तो इतने बड़े बड़े भी आपके जो है सेटलमेंट हो सकते हैं। तो सेटलमेंट कैन वेरी इन देयर शेप एंड साइज। With size, the economic character and social structure of settlements changes, and so do its ecology and technology. Settlements could be small and sparsely spaced. They may also be large and closely spaced. So इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो सेटलमेंट्स होते हैं उसमें घर जो होते हैं, दे कैन बी आइदर दे कैन बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। लाइक इफ यू विल गो टू एनी कॉलोनी इन like Mumbai or Delhi, there you will find that all the houses of the roofs are attached to each other.
बिकॉज देर इज डर्थ ऑफ स्पेस, वहां पे स्पेस की कमी है इन बड़े शहरों में। तो यहाँ पे इतने पास पास घर बनने होते हैं कि आपने देखा होगा कि जो छतें होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे को टच करती हैं, आप कूद कूद कर कहीं भी जा सकते हो। देन मतलब बहुत ही कंजेस्टेड होता है। बट इफ यू विल मूव टू माउंटेनियस एरियाज और वेरी लार्ज village areas, there you will find houses are located away from each other. दे आर स्पार्सली स्पेस्ड, मतलब एक दूसरे से काफी दूर है। ये दिस मोस्टली हैपेंस इन द डेजर्टिक एंड माउंटेनियस एरियाज जहाँ पे घर दूर दूर होते हैं। द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेजेस। तो जहाँ भी संख्या लोगों की कम होती है, घर कम होते हैं, तो उन सेटलमेंट्स को हम विलेज कहते हैं। देन स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड दीज विलेजेस दे स्पेशलाइज इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी activities. On the other hand, there are fewer but larger settlements which are termed as urban settlements. So later on we will see different classifications of settlements which come in the examination. So यहाँ पे आपको ये urban और rural settlement के बारे में बता रहे हैं। Word urban means नगर and rural means ग्रामीण। ठीक है, तो इंडिया में ये डिमार्केशन आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएगी, बिकॉज इंडिया में अभी भी जो आपका रूरल सेटलमेंट्स हैं वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं और अर्बनाइजेशन अभी कम है। सो बेसिकली हम इनका डिफरेंस बाद में देखेंगे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर एज फॉलोज। सो नाउ दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो इनका क्लासिफिकेशन most of the time it comes in the examination, so very carefully look each and every difference between these two settlements। क्योंकि जैसे भारत जैसे देश में जो है आपका जो क्लासिफिकेशन है, इट इज मोस्टली बिटवीन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द पीपल 50% ऑफ द पीपल, मोर देन 50% ऑफ द इंडियन पीपल स्टिल रिसाइड्स इन विलेजेस। So study of village and urban areas differently is very important। तो इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या जो है डिफरेंसेस है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी, जो भी बच्चे हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज? कैन एनीवन टेल मी? Ma'am, in the urban areas, the houses are very congested, and in the rural areas, the houses are very rarely congested. And also in the rural settlements, there are so many fields and the agriculture practices are practiced there. But in the urban region, they are urbanized peoples, so they mostly do the jobs and the duties in the offices. Okay, so Devansh, he has given a very good answer. That basically he has classified both of them on the basis of economic activities and on the pattern of houses. Like he's saying that in villages are very sparsely populated, the number of people living there is less, and the houses are far away from each other, are sparsely located. But in urban areas, houses are built close to each other. So it is a very good classification, differentiation. Secondly, जो है इकोनॉमिक जो है आपको साइड से जो है इन्होंने डिफरेंस बताया, तो हम उसी को पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट में। द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑलराइट, so here you can see that rural people of villages, they earn their livelihood, they support themselves with the help of primary activities। यहाँ पे जो classification हो रहा है, it is on the economic basis। ठीक है, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन हो रहा है कि हाउ इकोनॉमिकली दे सपोर्ट ईच अदर। सो इकोनॉमिकली विलेज पीपल दे सपोर्ट देमसेल्फ विद प्राइमरी एक्टिविटीज, और आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी एक्टिविटीज मोस्टली डोमिनेट इन द रूरल एरियाज। ऑल काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज, स्पेशली एग्रीकल्चर। सो लोग जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं रूरल एरियाज में, उसमें क्या है आपका बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज है, और उसमें से भी एग्रीकल्चर मोस्टली डोमिनेट करता है। एंड वेयर एज इन अर्बन सेटलमेंट्स, पीपल मोस्टली फॉलो सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्जरी एक्टिविटीज। सो प्राइमरी एक्टिविटीज विलेजेस में होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्जरी एक्टिविटीज आपकी अर्बन एरियाज में फॉलो की जाती हैं। आप ये खुद फील कर सकते हो, लाइक पीपल इन urban areas in cities, they mostly go to offices or they are doing some kind of business activity, they are providing some kind of services. So service class people or doing some business activities, people you will find mostly in the urban areas, whereas people in villages, they are directly or indirectly dependent on the natural activities like poultry farming, like agriculture, और दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ लंबरिंग एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री। तो इन कामों पे वो निर्भर होते हैं।
सो इन अर्बन एरियाज बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड अदर हैंड पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज. इन रूरल एरियाज द मोस्ट important economic activity is primary activities. All right. Whereas in urban settlements, what is done? Urban settlements processing of raw materials to manufacture finished goods, and साथ ही साथ variety of services are also provided. तो ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, ये यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स वेरी केयरफुली. आप बहुत ही कॉमन आंसर नहीं लिखोगे. आपको ये, क्योंकि जब भी अर्बन और रूरल में डिफरेंस आता है तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन आंसर लिख देते हैं उठा के. मतलब उसमें कोई सेंस नहीं होता है, बिल्कुल बच्चों जैसा आंसर कि बस इसमें एग्रीकल्चर किया, उसमें बिजनेस कर लिया, मतलब कोई वर्ड प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है. बट यू हैव टू look it very carefully that urban settlements processing of raw materials, manufactured goods are produced, then they also provide services. So in urban areas, secondary and tertiary activities predominate. Now, second difference is cities act as nodes of economic growth, provide goods and services not only to urban dwellers but also to the people of rural settlements in their hinterland in return for food and raw material. Now we will see the functional differentiation. This was economic, this is functional. ठीक है. तो आप जब डिफरेंस लिखोगे तो आप, कई बच्चे इसमें अलग से इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं, लाइक दिस इज इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, इकोनॉमिक. दिस इज फंक्शनल, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. फंक्शनल मतलब क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब देखते हैं. सिटीज एक्ट एज ए नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. एक्ट एज ए नोड मींस, नोड मतलब क्या होता है, कोई ऐसा बिंदु होता है जिससे कि डेवलपमेंट चारों ओर फैलता है. ठीक है. लाइक सपोज लखनऊ है, लखनऊ इज ए डेवलप सिटी. ठीक है. तो लखनऊ में जो भी डेवलपमेंट होगा उसका जो फायदा होता है, उसका जो बेनिफिट होता है, इट इज रिसीव्ड बाय ऑल द नियर बाय स्मॉल टाउन्स लाइक सीतापुर और हरदोई और रायबरेली और मतलब कि बाराबंकी. So all the cities, they are not very big cities, they are small towns, but they receive all the benefits of the development in Lucknow. So Lucknow act as a nodal center of economic growth. Whatever will be growth and development in Lucknow, it will be received sooner or later by all these peripheral towns also. All right. Similarly, like Dehradun is a developed city. So all the benefits, जो भी development होगा, जो भी चीजें manufacturing or services which will be provided in Dehradun, sooner or later they will be provided in Rishikesh or Haridwar and nearby villages also. All right. So cities act as a nodes of economic growth. They provide goods and services not only to urban dwellers, but they also provide services to their hinterlands. Now, what is hinterland? ये जो अभी मैंने आपको explain किया. ठीक है. जैसे कि सिटी सेंटर में होता है और उसके आसपास के जो भी छोटे मोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, दे एक्ट एज ए हिंटरलैंड. ऑलराइट. तो हिंटरलैंड मतलब ये जो आसपास के टाउन्स हैं या विलेजेस हैं, दे आर द हिंटरलैंड ऑफ लखनऊ. क्योंकि वाई दे विल बी नोन एज हिंटरलैंड बिकॉज जो भी इसका बेनिफिट है, जो भी गुड सर्विसेज है, लखनऊ इनको भी प्रोवाइड कर रहा है, अपने आसपास के एरिया को भी सर्व कर रहा है. सो लखनऊ जहां तक सर्व कर रहा है, जिन एरियाज को भी अपने अंडर सर्व कर रहा है, गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका हिंटरलैंड माना जाएगा. ऑलराइट. सो people of rural areas, they are benefited by the economic growth of cities, and they receive goods and services from the urban dwellers. दिस फंक्शनल क्लासिफिकेशन बिटवीन द, अच्छा बदले में गांव क्या देता है शहरों को, शहर क्या दे रहा है, देखो दो टू वे वो है आपका, ये है सिटी, ये है विलेज. ठीक है. सिटी इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services to the village people, and villages are providing them to the cities raw material. ठीक है. raw material तो and food products, raw material and food. तो जो खाना पीना है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी होती है, तो जो भी खाने पीने का चावल, गेहूं, जो भी चीजें वो सिटीज में जाती हैं, और साथ ही कच्चा माल भी जाता है, जैसे गन्ना हो गया या फिर और भी जो कच्चा माल, जो भी चीजें हो सकती हैं, ऑयल हो गया, जैसे आपके सरसों है या फिर ऑयल सीड्स हैं, जो भी है मतलब, तो वो शहरों में जाती है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और बाद में वही मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो है, गुड एंड सर्विसेज, दे आर अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द विलेजेस. So this is functional classification. Both are dependent upon each other. लाइक सिटीज, देखो अभी इसका बहुत सारी चीजें हैं. सिटीज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, लाइक गांव में क्या होता है, खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है. अब एग्रीकल्चर के लिए यू नीड नंबर ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एंड दीज टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, दे आर प्रोवाइडेड बाय द सिटीज.
ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं, लेकिन खरीदने के लिए तो आप सिटीज में जाओगे ना, ट्रक खरीदना है आपको, ट्रैक्टर खरीदना है, ट्यूबवेल खरीदना है, तो you have to go to the cities. So goods and services are provided by cities to the villages, technologies provided to the villages, and in return villages they provide rural areas provide, आपको village word use नहीं करना है, you have to use rural settlements. Rural settlements provide food and raw material to the cities. So this is two way जो है आपका एक functional relationship है. So this is known as functional relationship. Now, rural and urban settlements differ in terms of social relationship. Now, third classification is on the basis of social. ठीक है, social relationship. Now, you can very well notice that people of rural areas are very slow. Their pace of life is very slow. मतलब उनकी लाइफ बहुत फास्ट नहीं होती है, जबकि शहर के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत फास्ट होती है. आप मॉर्निंग में उठे, आप मॉर्निंग में तैयार हुए, आप अपने ऑफिस गए, कब 2 बज गए या जितना जो भी आपका ऑफिस का टाइम 5-6 बजे, आप घर आए, कब आपका टाइम गया आपको पता नहीं चला, क्योंकि एक फिक्स टाइम होता है जॉब करने का, और मतलब सब कुछ बहुत फास्ट होता है. बट और लोग जो होते हैं काफी मोबाइल भी होते हैं. मोबाइल मीन्स की मूवमेंट ज्यादा होती है अर्बन एरियाज में. कभी आप कहीं और चले गए, कभी कहीं और चले गए, कोई किसी काम से बिजनेस टूर पे आप कहीं चले गए, सो देर इज मोर मोबिलिटी, देर इज मोर, घूमने फिरने चले गए आप, है ना. तो ज्यादातर लोग जो है अर्बन एरियाज के होते हैं वो ज्यादा मूव करते हैं, ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कहीं कुछ करना, कभी कहीं और घूमने चले जाना, या फिर कहीं और जॉब करना. लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं दे आर लेस मोबाइल, दे लिव सेटल लाइफ, देन दे उनकी लाइफ बहुत फास्ट नहीं होती है. वो आराम से, मान लो जब भी वो उठते हैं, भले वो जल्दी उठते हैं गाँव में, लेकिन उनके हड़बड़ी नहीं होती है कि उन्हें आज हमें ये करना है, हमें ये करना है. उन्हें मालूम है कि अच्छा इतने बजे है, हमें खेत जाना है, और खेत का काम भी आप जानते हो साल भर तो होता नहीं है. तो वो उनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल होती है, और जो बहुत ही स्लो पेस ऑफ लाइफ है उनका. उनका एटीट्यूड, उनका आउटलुक अर्बन एरिया से काफी अलग होता है. अगर हम वैसे हम किसी के लिए कह नहीं सकते, बट अगर हम मोरल उस पर देखें तो हम कहते हैं, एक तरह से कहा जाता है कि गाँव के लोग बहुत सीधे होते हैं, अर्बन एरियाज के लोग बहुत तेज होते हैं, और मतलब ना गाँव के लोग जो होते हैं उनका बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनका आउटलुक अलग होता है. तो मतलब कह सकते हैं, लेकिन अब तो ये चीज़ें बिल्कुल ही चेंज ही हो गई हैं. देन अर्बन एरियाज में जो लाइफ है दैट इज़ वेरी फास्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड जो सोशल रिलेशंस हैं दे आर वेरी फॉर्मल. मतलब कि बहुत घनिष्ठ संबंध शहरों में नहीं बनते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं. बट लेकिन जो गाँव में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध मतलब ये है कि अगर आपके खुद के रिलेटिव्स हैं तब तो ठीक है. लेकिन अर्बन एरियाज में क्या है कि देखो, अर्बन एरियाज में डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट मतलब कि छोटे से बड़े हर कास्ट के लोग रहेंगे, लेकिन सब में जो है एक दूसरे को सब जानते होंगे, और मतलब बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है गाँव के लोगों में. थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सब एक दूसरे को जानते हैं. अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि बहुत फास्ट है, हम अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं, और हम लोग, हमें कुछ प्रॉब्लम होती तो हम आप खुद फील कर सकते हो कि जैसे फ्लैट्स हो गए, फ्लैट का सिस्टम चलता है आजकल, तो मतलब किसी को पता ही नहीं कौन क्या है कौन नहीं है. तो मतलब एक चीज़ है कि अर्बन लाइफ जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही फास्ट होती है, सोशल रिलेशंस बहुत ही फॉर्मल होते हैं, जो कि इसका अपोजिट है आपके गांव के एरियाज में. सो दीज आर द 3 बेसिक डिफरेंसेस: इकोनॉमिक डिफरेंस, फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड देन आपका सोशल रिलेशनशिप. तो इन्हीं को बेस लेते हुए, एंड द पॉइंट्स जो मैंने आपको टिक मार्क कराया, इनका आपको इन्हीं को आपको लर्न करना है. नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. अब हमारे गांव में क्योंकि रूरल सेटलमेंट ज्यादा है, तो अब हम पढ़ेंगे कि रूरल सेटलमेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. तो पहले हम लोग जाते हैं, फर्स्ट रूरल सेटलमेंट है आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स. ठीक है, क्लस्टर्ड एज द नेम सजेस्ट, क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड, ये तीनों ही एक ही वर्ड, एक ही हम टाइप के सेटलमेंट्स के लिए यूज करते हैं. सो क्लस्टर्ड बेसिकली मीन्स वेयर हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म. Alright, so here you can see the clustered rural settlement is a compact or closely built up area of houses. Alright, in this type of villages, the general living area is distinct and separated from the surrounding farms, barns, and pastures. The closely built up area, its intervening streets present more some recognizable pattern or geometric shape such as rectangular, radial, linear, etc. So basically इसमें ये कहने का मतलब ये है कि लाइक आप ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट का एग्जांपल देख सकते हो कि इसमें जो होता है घर एक दूसरे के बहुत ही पास पास बने होते हैं, और जो जनरल लिविंग एरिया होता है वो दूर होता है, या फिर खेत खलिहान थोड़े से दूर होते हैं,
घर बहुत पास पास बने होते हैं, और जो सड़कें होती हैं, जो स्ट्रीट्स होते हैं, वो एक कॉमन पैटर्न के होते हैं। लाइक अगर आप ऊपर से आप इसमें भी देखोगे तो एक आपको दिखेगा कि यहाँ पे रोड जो होते हैं ना वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, मतलब एक ही पैटर्न में जो है सड़कें आपको नजर आएंगी। देन या तो वो रेक्टेंगुलर होंगी, रेडियल होंगी, या लीनियर होंगी। सच अभी आप आगे चल के पढ़ोगे। सच सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, इसलिए इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज आप बना लेना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपसे। लाइक वो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं आपसे इन 1 मार्क्स कि इंडिया का जो फर्टाइल एलुवियल प्लेन है, या गंगा प्लेन है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे किस टाइप का सेटलमेंट पाया जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इसीलिए जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। Sometimes people living in compact village for security or defense reasons, such as Bundelkhand region of central India and in Nagaland. So compact settlement के रहने के पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि लोग डिफेंस के पर्पज से या फिर उनपे होता है ना कि जब हम सिक्योरिटी के पर्पज से के साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर कम अटैक होगा, तो लोग जो है पास पास रहते हैं। लाइक बुंदेलखंड रीजन जो कि यूपी के साउथ में है, एंड नागालैंड में लोग ऐसे इसलिए पास पास रहते हैं। इन राजस्थान, राजस्थान में भी आपको कई जगह पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगा। उसका रीजन क्या है? वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। जहां पे भी उन्हें तालाब या ओसेस कहीं मिलता है, तो मैक्सिमम लोग अपना घर वहीं बसाते हैं, और वहीं आपको जो है सेटलमेंट मिलेगा, ताकि सब जो है वाटर का फायदा उठा सके। तो ये हो गया आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट। Now next is semi-clustered settlements. Semi-clustered or fragmented settlements may result from tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement. तो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट जो होते हैं वो जहाँ पे क्लस्टर खत्म होता है उसके आसपास आपको सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स मिलेंगे। इसमें जो घर होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम segregation or fragmentation of a large compact village. In this case, one or more sections of the village society choose or is forced to live in a little away from the main cluster or village. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट है वो इंडिया में जो है ऐसे पाया जाता है कि जहाँ पे सेमी क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि घर जो होते हैं वो मतलब बहुत दूर दूर नहीं होते, कुछ घर पास में होंगे। मान लो जैसे कुछ घर यहाँ पे पास में बने हुए, और फिर उसकी दूरी पे कुछ घर यहाँ पे ऐसे बने हुए, या कुछ घर यहाँ बने हुए, है ना। तो मतलब ग्रुप ऑफ कुछ सम हाउसेस, ग्रुप ऑफ सम हाउसेस एंड ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस, तो इसको हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। नाउ अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ आर सोशल अरेंजमेंट। लाइक आप कहीं बहुत सारे गांव में पहले, अब तो ये थोड़ा कमी हो गया, लेकिन पहले ज्यादा होता था कि जैसे हमारे जो लो कास्ट हैं तो उनको कहा जाता था कि आप गांव के मेन एरिया में नहीं रहोगे, सेंट्रल पार्ट में नहीं रहोगे, आप साउथ डायरेक्शन में जो है अलग से जाके, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गाँव है उसमें जो सबसे नीची जाति के जो लोग थे, मान लो 10 फैमिली है या 20 फैमिली है, तो वो अपना जो है गाँव से थोड़ी सी दूरी पर वो अपना पूरा एक ग्रुप बना लेते थे, तो इससे आपका एक सेमी क्लस्टर सेटलमेंट फॉर्म हो जाता था। In such cases, the land owning and dominant community occupies the central part of the main village. तो जो अमीर जो लैंड ओविंग जैसे जमींदार थे वो गांव के बीचों बीच रहते थे, आज पूरा मेन वो ऑक्यूपाई करते थे, जबकि जो लोअर स्ट्राटा के सोसाइटी के लोग थे वो, और जो मिनियल काम करते ना होते ना, जैसे आपने सुना ही होगा उनका नाम, तो वो जो है विलेज के आउटस्कर्ट्स पे रहते थे। ऐसा आपको गुजरात प्लेन और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। तो आपको एग्जांपल आपने देख लिया है, गुजरात प्लेन एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ऐसे आप ये देख सकते हो सेमी क्लस्टर्ड। नाउ हेमलेट सेटलमेंट्स। हेमलेट सेटलमेंट्स आर नोन एज फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स, मतलब कि जो टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लाइक पन्ना, पारा, पल्ली, नागला एंड धानी। ये एग्जाम में काफी बार आता है कि लाइक पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी किस सेटलमेंट्स के नाम है ना। तो आपको पता होना चाहिए दे आर द निक नेम्स ऑफ हेमलेट सेटलमेंट्स। सो हेलमेट सेटलमेंट्स जो होते हैं दे आर फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स physically separated from each other bearing a common name. तो ये वो सेटलमेंट्स होते हैं जैसे मान लो 2 घर यहाँ पर हैं, जैसे मैंने आप स्पेशली आपको माउंटेनियस एरियाज का बताया ना, 2 घर यहाँ पर हैं, 2 घर यहाँ पर हैं। अब इनके बीच ये दो दो घर अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन ये है एक ही, ठीक है। इनका नाम कॉमन ही रहेगा, बट जो हाउसेस हैं वो काफी दूर दूर जो है बने हुए हैं। दिस सेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। इसमें भी सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, जैसे कास्ट के बेसिस पे कि भाई कोई एक सेपरेट कास्ट के 3-4 घर यहाँ बन गए, फिर कुछ कास्ट के घर यहाँ बन गए, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेड हो जाता है। सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन,
जो आपके स्पेशली यूपी, बिहार, इन सब का एरिया है, छत्तीसगढ़ में लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयाज, तो इन क्षेत्रों में आपको हेमलेटेड सेटलमेंट्स मिलेगा। दे आर फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स फिजिकली, मतलब फिजिकली वो डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, बट दे हैव अ कॉमन नेम। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2-3 घर यहाँ है, 2-3 घर यहाँ है, 4 घर यहाँ है, 5-6 घर यहाँ पे, बट दे हैव अ कॉमन नेम, तो इसको हम हेमलेट सेटलमेंट कहते हैं। Next है आपका dispersed settlements. Dispersed, as the name suggests, in this houses are built far away from each other. They are known as isolated settlements. Like best example which I gave you is the forested areas or the mountainous areas, where you can see 1 or 2 houses at a place, and then after 3 kilometers, 4 kilometers, you can see other houses. So जंगल में अगर आप सेम जो आपके सेमी डेजर्टिक एरियाज होते हैं या फिर सेमी आपके जंगली एरियाज होते हैं, तो वहां पर भी आपको इसी तरह का सेटलमेंट मिलेगा, जहाँ पे थोड़े बहुत झोपड़े बने होते हैं, फिर कहीं आप दूर जाओगे तो फिर वहां पे आपको मिलेगा। Dispersed or isolated settlement pattern in India appears in the form of isolated huts or hamlets, a few huts in remote jungles. आप शायद पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो आपने कभी देखा है, तो बच्चों आप लोग मेनली माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं, तो आपने देखा है कि माउंटेनियस एरियाज में बहुत ही घना आपको सेटलमेंट कम ही मिलेगा, और बहुत बार आप 2 घर देखोगे, फिर आप चले जाओगे 2-3 किलोमीटर, फिर आपको 2 घर देखने को मिलेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता, बताइए। Yes, ma'am. है ना, तो इसी को हम कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। सो हाउसेज आर बिल्ट फार अवे, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस टाइप यू कैन फाइंड इन रिमोट जंगल्स और ऑन स्मॉल हिली एरियाज, लाइक हियर यू कैन सी दिस इज एग्जांपल ऑफ नागालैंड। अब आपको ये जो वाइट वाइट जो प्लेसेस दिख रहे हैं, ये घर है, सेटलमेंट है, बट जब आप यहाँ एक्चुअली जाओगे ना, तो ये आपस में भी बहुत दूर दूर पे रहते हैं, ठीक है, कम से कम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे एक दूसरे की से दूरी पर रहते हैं। Extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented nature of the terrain and land resource base of habitable areas. तो जहां भी लोगों को थोड़ा सा भी प्लेन एरिया मिलता है, उन्हें लगता है हम थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, तो वो वहां पे अपना घर बना लेते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता कि हमारे आसपास कोई घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। Many areas of Meghalaya, Uttaranchal, Uttarakhand, then Himachal Pradesh and Kerala have this type of settlement. So this is the dispersed settlement. ये जो क्लासिफिकेशन है आप बहुत ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, clustered, semi-clustered, hamlet and dispersed. These are the 4 classification of India's rural type of settlement. भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका ये क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में मतलब पूछ लेते हैं कि अर्बन क्लासिफिकेशन करो या रूरल सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन करो, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी चल के क्लासिफिकेशन है बट वो डिफरेंट बेसिस पर है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये 4 क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, दीज आर द रूरल सेटलमेंट से क्लासिफिकेशन है, और वो भी भारत के, इंडिया के, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको पढ़ना है अच्छे से, और जो भी टिकमा कराया गया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज बहुत बार ये जो है एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अभी से इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नाउ अर्बन सेटलमेंट्स, अब हम अर्बन सेटलमेंट्स पे आते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स आप जानते हो क्या होता है, जहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो मिली जो है आपके ऑफिशियल वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल होती है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही अलग टाइप की लाइफस्टाइल और न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। तो ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। नाउ इंडिया में अभी अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, बट नाउ in this here we will see the evolution of towns in India. Like you can see towns Bombay, Mumbai, Calcutta, or Chennai, Delhi. So there are number of cities and towns in India, but there are certain cities which are more developed. They are metropolitan cities of India as compare. So why they are so developed than other cities of India? और क्यों भारत के और एरियाज गांव में ही रह गए और कुछ एरियाज डेवलप हो गए? तो ये इवोल्यूशन हुआ कहाँ से, उत्पत्ति। So this is also the major, a very major topic. So evolution of towns in India, और जो हमारे नगर है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो उस बेसिस पे 3 तरह के टाउन्स हैं आपके। लेकिन पहले हम इसका थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। Towns flourished since prehistoric times in India. Even at the time of Indus Valley civilization, towns like Harappa and Mohenjo-daro were in existence. So when we will talk about the urban system in India, भारत में जो है towns पहले से ही थे, like Harappa and Mohenjo-daro. It is जो भी proof है उनके according they were also towns. जो भी उनका drainage का pattern था, घर का pattern था, आपके जो bricks थे, आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में कि आपके जो पके हुए मतलब कच्चे ब्रिक्स नहीं थे वहां पे, तो ये अच्छे
मतलब ब्रिक से घर बना हुआ था, जो भी था सिस्टम। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो इंडिया में अर्बन एरियाज की जो उत्पत्ति है वो बहुत पहले ही हो चुकी थी, ऑल्दो इतना बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बट हमारे इंडिया में जो टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज विद द पैसेज ऑफ टाइम. All right. Now, how it happened? The following period has witnessed evolution of times. It continued with periodic ups and downs until the arrival of Europeans in India in the 18th century. Now, इंडिया में सिटीज का जो काम है, अर्बनाइजेशन का जो काम है, वो बेसिकली जब इंग्लैंड हमारे देश में आया है तब से ज्यादा स्टार्ट हुआ है. सो इंडियन क्लास जो on the basis of evolution, three types of towns can be classified. Now, first town is ancient towns. पौराणिक जो हमारे शहर हैं. कुछ हमारे शहर मेडिवल टाउन्स के टाइम में उनका डेवलपमेंट हुआ था, और कुछ जो हमारे टाउन्स हैं जो मॉडर्न टाइम्स में जिनका डेवलपमेंट हुआ. अब हम देखते हैं कि ये इनका क्या है, मतलब ancient towns. Now, what are ancient towns? There are at least number of towns in India having historical background spanning over 2000 years. So हमारे देश में ऐसे कुछ शहर हैं जो कम से कम 2000 साल पुराने, उनका इतिहास 2000 साल पुराना है, एंड दे बेसिकली डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स. सो ये जो सिटीज हैं, दे आर नोन फॉर देयर कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लाइक वाराणसी, प्रयाग, ठीक है, जिसका इलाहाबाद पहले नाम था, पाटलिपुत्र एंड मदुरई. दीज फोर सिटीज दे आर एंशियंट टाउन्स. इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है. लाइक बनारस की हिस्ट्री आप जानते हो, बहुत पुराना शहर है. ये प्रयाग बहुत पुराना शहर है. पाटलिपुत्र, पटना जो आपका ये मौर्य एम्पायर से रिलेटेड है, तो बहुत पुराना शहर है. मदुरई साउथ इंडिया का जो सिटी है. सो दे ऑल दीज टाउन, दे आर टाउन्स. ये गांव नहीं थे, ये उस समय से ये शहर थे, बट इनका जो मेन आइडेंटिटी है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस. कल्चरल सेंटर्स और रिलीजियस सेंटर्स इनको कहा जाता है, क्योंकि अभी भी देखो बनारस हम लोग रिलीजियस पर्पस के लिए इसको ज्यादा समझते हैं, प्रयाग को भी, पटना जो है. सो दे आर एंशियंट टाउन्स. इनकी हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है, बहुत पुराना है, ये पुराने शहर है ये. नेक्स्ट आता है हमारा मेडिवल टाउन्स. मेडिवल टाउन्स वो टाउन्स थे जिनका ओरिजिन हुआ है आफ्टर द अराइवल ऑफ द मुस्लिम कल्चर इन इंडिया. ऑलराइट, लाइक 100 ईयर्स. इनकी हिस्ट्री जो है 100 ईयर्स, 100 टाउन्स हमारे देश में ऐसे हैं जिनका मेडिवल टाइम में इनका ओरिजिन हुआ है. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स. ठीक है. लाइक जो हमारे मुस्लिम रूलर्स थे, जैसे आए थे हमारे जो भी आए होंगे, मुगल्स थे या फिर जो भी आए थे, तो उनके बाद इन शहर का ओरिजिन हुआ है. जो सिटीज हैं ये लाइमलाइट में आई हैं, एंड देन जो हमारे राजपूताना जो हमारे रूलर्स थे, उनकी ये हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे. जैसे फोर्ट टाउन्स कहते हैं ना, किले होते थे यहाँ पे राजा महाराजाओं के. लाइक आपका जयपुर है ना. देन लखनऊ के जो नवाब्स की वजह से, आगरा मुगल्स की कैपिटल थी. दिल्ली तो आप जानते हो, दिल्ली सल्तनत. हैदराबाद, निजाम है ऑफ हैदराबाद एंड नागपुर. सो ये जो भी सिटीज हैं आपकी, इनका ओरिजिन जो है वो मेडिवल टाइम में हुआ है. और जैसे कि आपको जब ये इस्लामिक कल्चर हमारे इंडिया में आया, तो उससे इन्फ्लुएंस्ड ये थी. एक तो इस्लामिक कल्चर का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको राजपूताना इन्फ्लुएंस इन सिटीज पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शहर उनकी राजधानियां हुआ करती थी और उनके हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स. तो मुस्लिम रूलर्स की या तो हेडक्वार्टर थे या तो राजपूताना के थे. तो ये शहर आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल में आता है, और मेडिवल टाउन्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है. नाउ आता है टर्न मॉडर्न टाउन्स. आफ्टर मेडिवल पीरियड वाज द अराइवल ऑफ ड्यूरिंग 16th सेंचुरी. जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब से आपका जो है मॉडर्न टाउन्स का ओरिजिन हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली इन सिटीज को डेवलप किया था. पहले तो आपके 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं, जो विच यू ऑलरेडी नो, लाइक मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, जिनके नाम अभी बदल दिए गए हैं. तो ये तो 3 आपके जस्ट एग्जांपल हैं. ये मॉडर्न टाउन्स के एग्जांपल है, बिकॉज ब्रिटिशर्स थे जो यूरोपियंस थे, उन्होंने इनको डेवलप किया था, बिकॉज दे हैड कोस्टल लोकेशन. ठीक है. कोस्टल, एक तो ये पूरे के पूरे समुद्र के पास थे, विच हेल्प देम फॉर ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो था, इससे इनके लिए काफी बेनिफिशियल हो गया था. मतलब कच्चा माल लेके जाना और तैयार माल इंडिया में लेकर आना. सो ये कोस्टल लोकेशंस जो थे, इसीलिए इनको सबसे पहले डेवलप किया. एंड देन ट्रेडिंग पोर्ट्स यहाँ पे बनवाए थे, लाइक सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी. ठीक है. तो ये आप देखेंगे ना, तो ये इन पे आपको ब्रिटिश कल्चर या फिर फ्रेंच या डच इन्फ्लुएंस आपको इन सिटीज पे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो है इन सिटीज को ज्यादा डेवलप किया था. यहीं पे वो मेनली आके वो सेटल हुए थे, क्योंकि यहाँ पे सी की लोकेशन थी, हर तरह से बेनिफिशियल था. सो मुंबई,
Chennai and Kolkata, they are known as the modern towns because they developed after the arrival of the Britishers and the Europeans in India, and they developed these cities for their purpose because these were the coastal cities, and they helped them for trade with the trade in the exporting of the raw material and bringing the finished product in India. तो ये सब आपको यहाँ पे ब्रिटिश बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, ब्रिटिश स्टाइल के यहाँ पे आपको चर्चेस देखने को मिलेंगे. सो रैपिडली extending their domination either directly or through control over the princely states, they established their administrative centers. हिल टाउन्स, जैसे आपका मसूरी है, जितने भी इंडिया में डलहौजी है, तो ये सोचिए कि आप जितने भी हिली एरियाज हैं स्पेशली, तो ये सब तो ब्रिटिशर्स नहीं बनाए थे. और क्यों बनाया था आपको पता है, क्योंकि दे वांटेड सम समर समर, उनको कैपिटल चाहिए थी, समर रिसोर्ट चाहिए थे, जब क्योंकि इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती थी, तो वो प्लेन एरियाज में नहीं रह पाते थे, तो उन्होंने अपने जो है इन एरियाज को डेवलप किया ताकि वहां पे ये जाके इस गर्मियों में रह पाए. एंड एडेड अ न्यू सिविल लाइन, ऐसे मतलब करके, तो ये जो है आपके बेसिकली डेवलप किए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स. सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो इसमें मैंने आज आपको जो इम्पोर्टेंट जो पढ़ाया है उसमें से इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बन रहे हैं. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, और ये जो तीनों के तीनों आपको बुक से ही पढ़ने हैं, बहुत ही थॉरोली आपको पढ़ना है. ये आप अपने वर्ड्स इसमें नहीं लिखोगे. जब आप डिफरेंस इसमें लिखोगे तो 3 लाइनें खींचोगे, 1, 2 और 3. तो एक में होगा आपका जिसमें आप लिखोगे कि इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड सोशल क्लासिफिकेशन, और उसके सामने फिर आप क्लासिफिकेशन करोगे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का लिख के. तो इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और एक साथ नहीं लिखोगे, अलग अलग लिखोगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका जो बहुत बार एग्जाम में आता है. एंड देन सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, जिसमें आपने 4 तरह के पढ़े, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेट एंड डिस्पर्स्ड. एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. उत्पत्ति के आधार पर भारतीय नगरों को 3 प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है, एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स. with example in each and everything you have to learn the examples. कल मैं examples आपसे जरूर पूछूंगी in ancient town, medieval town and modern times, and similarly dispersed and जो भी settlements है उसमें भी पूछूंगी. तो आप इसको thoroughly आप जो है learn कर लीजिएगा. So I hope कि आपको understand, you have understood the topic. If there is any problem you can ask right now.